नमस्कार। न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार की सियासत में राजनीतिक हलचलें तेज हो गई। दरअसल तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद से बिहार का सियासी पारा हाई हो गया, क्योंकि तेजस्वी यादव ने सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि इस सरकार में रिश्तों को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। यहां तक कि उन्होंने नीतीश सरकार को यह भी राय दी कि उन्हें दामाद आयोग बना लेना चाहिए। चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ कुमार जी, प्रभात मालाकार जी प्रवक्ता बीजेपी, रंजन सिंह जी प्रवक्ता एलजेपीआर, विजय यादव जी प्रवक्ता हम, आरजू खान जी प्रवक्ता आरजेडी, रोशन सैनी जी प्रवक्ता वीआईपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जो तमाम तरह की बयानबाजियां हो रही है, पहले वो सुनिए। जो डीके बॉस वही सुपर सीएम है, और डीके बॉस के पास जो चढ़ावा चढ़ाएगा तो अधिकारियों का इतना मन बढ़ गया है, मनोबल बढ़ गया है कि अगर कोई फोन करे और चीफ सेक्रेटरी के लिखे हुए चिट्ठी का भी पालन नहीं किया जाता। इस सरकार में कोई अपने बेटे, कोई अपना दामाद, कोई अपने पति, तो कोई रिश्तेदार को रेवड़ी मलाई बांट रहा है। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जब तो कुछ बचा नहीं, एक समर्पित जमाई आयोग का आप बना दीजिए। और आप दूसरे पर जिस छलनी में अपने 75 ठो छेद, उस सूप को दूसरा है कि तुम्हारे में छेद है। और हम क्वालिफाइड लोग हैं, जो जिन्विन लोग हैं, उनको भी कर रहे हैं, तो आपका जो है छाती फट रहा है। इसलिए छाती फट रहा है कि आपको लगता है कि ये जो लोग हैं जो नीतीश जी के बाद डीके बॉस करते हैं, इसलिए कि जो लोग नीतीश जी के आसपास हैं, जो नीतीश जी को के जो बिहार के विकास में नीतीश जी को मदद कर रहे हैं, उनके साथ दिन भर रात भर जग रहे हैं, 24-24 घंटा काम कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इस सब के ऊपर लगाएंगे तो ये सब साइड हो जाएगा, तो नीतीश को दबोचने में मजा आएगा। भुंजा पार्टी। आपके बाबूजी क्या करते थे? लोंडा नाच। मुख्यमंत्री आवास में लोंडा नाच होता था। भूल गए समय, भूल गए टाइम। रात भर 4-4 बजे भोर तक सब मंत्री परिषद और विधायक जो है मुख्यमंत्री आवास में लोंडा नाच देखता था। तो बिहार की राजनीति में बयानबाजियां तेज हो गई है। शुरुआत रंजन जी से करना चाहूंगी। रंजन जी, यानी कि जिस तरह से तेजस्वी यादव सलाह दे रहे हैं कि जमाई आयोग बना लेना चाहिए, तो इस बार क्या जमाइयों के लिए, दामादों के लिए बम्पर ऑफर है क्या? शोभा जी, सब लोगों को गुड आफ्टरनून। सनी, ये ऐसे लोग जो बिहार की राजनीति में जिन्होंने इस तरह की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहाँ चल रहा है सनी? ये पृष्ठभूमि देखने का काम नहीं किया। कर लीजिए, आवाज आ रही है जी रंजन। शोभा जी सुन पा रहे हैं? जी बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये आरोप लगाया है, ये आरोप लगाने से पहले कम से कम पृष्ठभूमि को जांच लिया करते कि कम से कम हम लोग अयोग्य व्यक्ति को उचित स्थान पे नहीं डालते। जो लोग को डाला गया है वो पार्टी में समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, 20 साल से पार्टी को निरंतरता में सेवा दिए हैं, और ऐसे पढ़े लिखे लोग जो ऐसे समाज में जाकर एक उचित प्रतिनिधित्व करता हो, उस व्यक्ति को वहां पर बैठाया गया है। अब रह गई बात, वो लोग अपनी योग्यता से आए, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि जिसको जनता ने बार बार नकार दिया, आप एजुकेशनली तो आपका क्या क्वालिफिकेशन है दुनिया देख रही है। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के युवराज को पूरे देश ने नकार दिया। बिहार के आरजेडी के युवराज को बार बार जनता नकार रही है। इस तरीके के मानसिकता से राजनीति ग्रसित होकर मानसिकता से राजनीति करना, मुझे लगता है ये सरासर गलत। और जिस तरीके का जिस
परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, ये मानसिक कुंठा से उपजा हुआ है। जो लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, वो लोग अपने राजनीति का बेस एमवाई समीकरण डालते हैं। एमवाई का मतलब माई सिस्टर, माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर, माई ब्रदर इन लॉ। ऐसे जो लोग हैं एमवाई के, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान ने उस एमवाई के समीकरण को ही बदल दिया। हमारे नेता ने बताया एमवाई का असली मतलब बिहार की राजनीति में महिला और युवा है। हम लोगों ने लोकसभा में इसको चरितार्थ करके दिखाया। आज इस एमवाई समीकरण पर ये पांचों दल मिलके वो लोग गठबंधन करके जो लड़ रहे हैं, वो 5 में से एक भी लोग जनता के उम्मीद पर खरा उतरने योग्य नहीं है। उनको आयोग तो छोड़ दीजिए, उनको बिहार की राजनीति में अब देखिएगा सभा जी, विधायक का एक एक विधायक के प्रतिनिधित्व के लिए ये लोग तरस जाएंगे, क्योंकि वो दिन दूर नहीं चलिए है ठीक है रंजन जी। जब 200 पार से एनडीए सरकार पुनः बनाएगी और आदरणीय नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी के मौजूदगी में विकसित बिहार बनेगा। चलिए ठीक है रंजन जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी आरजू खान जी का। आरजू जी, लगातार एनडीए की तरफ से आप लोगों पर सवाल उठाया जाता था, परिवारवाद कहा जाता था, तो क्या इस परिवारवाद का काट निकल चुका है? नहीं नहीं, पूरे बिहार प्रदेश की जो 14 करोड़ की आवाम है वो जानती है कि बिहार प्रदेश में जो एनडीए समर्थित सरकार है उसमें है परिवारवाद। क्योंकि वो परिवारवाद जीतन राम मांझी के पुत्र से शुरू होता है, बहू से शुरू होता है, उनके दामाद से शुरू होता है। रामविलास पासवान जी थे, रामविलास पासवान जी के पशुपति पारस जी आदरणीय नेता, और फिर उसके बाद चिराग पासवान जी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बहनोई फर्स्ट, उनके बहनोई चिराग पासवान के। तो ये सब कोई जानता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अशोक चौधरी जी, अशोक चौधरी के पिताजी अशोक चौधरी की बेटी सम्राट चौधरी के पिताजी सम्राट चौधरी, तो इनका परिवारवाद तो बिहार प्रदेश में एनडीए का परिवारवाद बहुत बड़ा है। और दूसरी चीज मैं सबसे यकीन के साथ कहूंगा कि लोकतंत्र, ये जो डेमोक्रेसी है ना, ये डेमोक्रेसी में जनता अपना जनार्दन चुनती है, जनता जो है अपना अपना उम्मीदवार चुनती है, विधायक मंत्री चुनती है, सांसद चुनती है। और वो कैसे चुनती है? लोकतंत्र के माध्यम से जो भी होता है वो उस पर मुहर लगाती है। आपका क्या है? आप कह रहे थे कि इनका वजूद नहीं है, अरे वजूद साहब आपका नहीं है। आप याद करिए पिछले बार विधानसभा लड़े थे तो आप कितनी सीट जीते थे? 0 था या 1 था? तो आप जो है लोकतंत्र में हमको आईना दिखाने की कोशिश न करें और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बहनोई फर्स्ट को पहले आप वरीयता दीजिए। जो स्पेशली जो बातें हैं, जो जिस पे मैं मुद्दे पे मैं आना चाहूंगा सभा जी, मुद्दे की बात यह है, समर्पित जमाई आयोग का गठन तो हुआ है बिहार प्रदेश में, और मैं उसको एक लाइन में बताता हूं। आयोग का गठन हुआ, रामविलास पासवान जी के दामाद को जगह मिली, अशोक चौधरी के दामाद जी को जगह मिली, और जीतन राम मांझी जी के दामाद को जगह मिली। तो ये सवाल है 14 करोड़ बिहारियों की तरफ से कि क्या कोई 14 करोड़ बिहारियों में से कोई इनके दामाद के अलावा कोई योग्य नहीं था इस पद के लायक? दूसरी बात, जिसका डीके बॉस, जिसका हम नाम लेते हैं, आज बिहार जानता है, पहले हम आरसीपी टैक्स नाम लेते थे, आरसीपी का टैक्स का उनका क्या हालत हुआ वो कहीं के नहीं। आज डीके बॉस महिला आयोग में सदस्य के तौर पे उनकी पत्नी को बनाया गया है, और कैटेगरी शिक्षाविद है, कोई और पढ़ा लिखा नहीं है बिहार में। यही सवाल तो हम उठाते हैं, और हम ये जानना चाहते हैं कि जो एनडीए समर्थित सरकार के लोग हैं वो एक डेटा सबके 14 करोड़ बिहारियों और देश की आवाम के सामने निकालें कि कितने सरकारी कर्मचारी हैं, जो मतलब डीके बॉस जैसे कितने लोग हैं उनकी पत्नियां कार्यरत हैं बिहार प्रदेश में, और कितने लोग हैं इनके एनडीए समर्थित सरकार में जो कि यहां शिक्षा दीक्षा नहीं लेते हैं, विदेशों में शिक्षा दीक्षा लेते हैं। हम इसका डेटा चाहते हैं। इसमें परेशानी की क्या बात है? अरे रामविलास पासवान जी के दामाद को जगह मिला तो दामाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जीतन राम मांझी जी के अगर दामाद को आयोग में जगह मिला है तो उनको और नहीं, अगर उनके दामाद को नहीं जगह मिलता तब ना हम कुछ कहते हैं। तीनों अशोक चौधरी के दामाद को जगह मिला है तो सवाल तो वाजिब है
कि क्या 14 करोड़ आवाम में कोई और योग्य नहीं था? डीके बॉस की पत्नी को महिला आयोग का शिक्षाविद क्यों नियुक्त किया गया? जनता दल यूनाइटेड के जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर निकला है उसमें जनता दल यूनाइटेड के जो वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष है उनकी 2 बेटियों का नाम आ गया है। तो ये सवाल तो हम पूछेंगे ही ना कि जो सरकार चला रहे हैं उन्हीं के बच्चे, उन्हीं की बहुएं, उन्हीं के दामाद, उन्हीं की बेटियों को सरकारी नौकरी क्यों मिल रहा है? ये सवाल कहां से गलत हो गया? और आप बताइए, आप बिहार की जनता जानती है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बहनों ही फर्स्ट। ये सीधा सा सवाल तो हम कर रहे हैं और ये सवाल राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है, 14 करोड़ बिहारियों का है। उनको शिक्षा पे क्या मिल रहा है? उनके बच्चे क्यों नहीं विदेश जा रहे हैं शिक्षा लेने? उसी का तो डेटा हम मांग रहे हैं, बता दीजिए। एनडीए समर्थित सरकार में जितने लोग सरकार चला रहे हैं, हमारे साथ है, एक एक सवाल ले लेती हूँ, फिर आपके पास आएंगे। सीधा रुख करना चाहूंगी विजय यादव जी का। विजय जी, आरजू जी का जवाब दे दीजिए, क्या इस बार के चुनाव में परिवारों की लॉटरी लगने वाली है या लग चुकी है, ये मानी जाए? समाज जी ऐसा है कि चलनी दूसरे के त्रिपुरा में 77 को छेद हो। सबसे ज्यादा लालू यादव जब जेल जा रहे थे तो राबड़ी ज्यादा पढ़े लिखे हुए थे, उनको जबरदस्ती थोपा गया था मुख्यमंत्री। लोग को शर्म नहीं आता है? अरे जो समर्पित कार्यकर्ता हमारे एनडीए गठबंधन में, उनको यदि मौका दिया गया है तो दलितों को मौका मिला तो इनके करेला पर सांप लुट रहा है। अरे जब इनका समय आएगा आने वाला दिन में ये भी बना लेंगे। आरजू जी प्लीज मत बोलिएगा, बोलने दीजिए उनको। ये भी बना लेंगे। सबसे ज्यादा इन्हीं को देखिए, इनको लग रहा है कि मेरे परिवार में जितने सदस्य हैं तो इन लोग के कहा था। अरे ये लोग तो समर्पित कार्यकर्ता है। इनके यहाँ क्या तेजस्वी समर्पित कार्यकर्ता थे, आरजेडी का तेज प्रताप जी समर्पित कार्यकर्ता थे, मीसा भारती समर्पित कार्यकर्ता थी, रोहिणी आचार्य समर्पित कार्यकर्ता थी, संजय यादव जो राज्यसभा में लगे समर्पित कार्यकर्ता थे। इन लोग को थोड़ा मानना चाहिए कि एक दलित पर ये लोग उंगली उठा रहे हैं कि दमाद करे। मैं कहता हूं कि कांग्रेस वाला जो अपने बांद्रा को बनाए हुए है वो दमाद है कांग्रेस वाले का या भाई है? ये लोग तो सोचना चाहिए। और ये लोग हंसते हैं। देखिए, ये लोग को ढकनी व पानी में नाक रगड़ लेना चाहिए। ऐसा कभी हरकत राजनीति में नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रतिपक्ष का लीडर बना दिया है तेजस्वी यादव ही जानते हैं। अरे तेजस्वी जी, जब आप बन जाएंगे, आपकी सरकार बनेगी तो आप भाई भतीजा दामाद जितना बनाना होगा बना लेंगे, लेकिन यहाँ छेड़छाड़ करने का प्रयास मत करिए। देखिए, आने वाला एनडीए 25 में हम लोग की सरकार 225 सीटों से चुनाव जीतकर फिर सरकार बना रहे। कह रहे हैं कि 14 करोड़ जनता देख रही है। अरे 14 करोड़ जनता तो पहले से चाह रही है कि लालू यादव महागठबंधन में क्या करते हैं, सिर्फ परिवार के सिवा किसी को देखते नहीं है। और ये हल्ला कर रहे हैं। आरजू जी को सोचना चाहिए। देखिए आरजू जी, अरे भटकते हुए जो आप बोल रहे हैं, कम से हमारे दल में आ जाए कि कम से कम आपको भी स्थान देने का हम लोग काम करें। आप लोग इसी प्रकार माई समीकरण करते करते जब तक खत्म हो जाएंगे, संजय यादव जी और रोहिणी आचार्य ये लोग आगे निकलते चले जाएंगे। सबसे ज्यादा ये बताइए कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड के भोला बाबू को जो अध्यक्ष बनाया जाता, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वही थे, संस्कृत के बारे में जानकारी थी। ये लोग को समझ नहीं आता। ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे। और भी लोग हमारे साथ हैं। सीधे रुख करना चाहूंगी रोशन सैनी। आरजू जी, एक मिनट, पहले सबसे एक सवाल ले लूं, फिर आप लोगों का रुख करूंगी। सीधे रुख करना चाहूंगी रोशन सैनी जी का। रोशन जी, क्या लगता है आपको, आखिर तेजस्वी यादव ने ऐसी सलाह क्यों दे दी कि जमाई आयोग बनाना चाहिए? माइक म्यूट पे अनम्यूट कर लीजिए जी। रोशन जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। शायद कोई टेक्निकल इशू है। तब तक सीधे रुख करना चाहूंगी प्रभात मलाकार जी का। प्रभात जी, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए
तो दोनों तरफ कुछ ना कुछ हो रहा है। आप लोग भी अब आरजेडी पे परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकते हैं, नहीं क्योंकि सभा जी, दोनों तरफ पहले जो पहली है बड़ी बात चीजें है, सामने आ रही है कि रिश्तेदारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सभा जी मैं उसी पे आ रहा था। जी। एक लंबे समय से इन आयोग, इन बोर्ड, इन निगमों में जगह खाली थे, उसमें अध्यक्ष बन रहे हैं, सदस्य बन रहे हैं, और कई वर्षों के बाद उस बोर्ड का, उस आयोग का कल्याण और उससे संबंधित, महिला आयोग है तो महिलाओं का कल्याण, अनुसूचित आयोग है तो अनुसूचित भाइयों का कल्याण, अति पिछड़ा तो अति पिछड़ों का कल्याण के लेकर यह एक बड़ा अमूलचूल परिवर्तन और एक बड़ा निर्णय लिया गया। रही बात है कुछ लोग के कि दामाद का बात या भाई का बात या बेटी का बात, तो पहला बार है, अगर कुछ त्रुटियां हैं तो उसे दूर की जाएंगी, इसमें कोई, और सबसे बड़ा बात जो डिजर्व करता है उसी को हम लोग उस तरह को उसको उनको पद दिया गया है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम हटे तो हमारी पत्नी मुख्यमंत्री बनेगी, हम हटे तो हमारा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, हम हटे तो हमारा दामाद मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा तो हम लोगों ने नहीं किया। हाँ, वो जो डिजर्व करता है, जो कार्यकर्ता या जो नेता उस आयोग को, उस बोर्ड को, उस निगम को डिजर्व करते हैं, उनको डिजर्व, उसके अनुसार उनको पद दिया गया है। और लंबे समय प्रभात से जी, फिर सबसे तो पहले इन, आरजेडी भी ये कह सकती है कि उनके हिसाब से वही लोग डिजर्व करते हैं। नहीं आरजेडी में तो एक परिवार की ही पूरी पार्टी है। आप पूरे विश्व में ऐसी बताइए ना, कोई पार्टी है पूरे विश्व में, कोई ऐसी पार्टी है जिसका पूरा का पूरा परिवार सदन में रहा हो? लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मीसा भारती, साधु यादव, तो निश्चित तौर पर एक पूरा परिवार ही सारे सदनों में रहा हो, और एक जो अन्य कार्यकर्ताओं को जगह, दोनों की तुलना एक साथ नहीं की जा सकती है। और मैंने फिर कहा कि ये पहली बार बहुत समय के बाद हुआ है, और कहीं कुछ 19-20 त्रुटियां रह गई तो उसे दूर भी किया जाएगा। मैं आपके चैनल पे यह स्पष्ट तौर पे कह देता हूं। और चलिए ठीक है। जिनको भी जिम्मेवारी मिली है, अगर वो बेहतर नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ तो नहीं काम कीजिएगा तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है हमारे यहाँ। वो चलिए ठीक है प्रभात मालाकार जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ जी भी हमारे साथ हैं, तो उनके पास भी कुछ सवाल है, सीधे उनका रुख करूंगी, लेकिन पहले मेरा भी एक सवाल है उनसे। सौरभ जी, अब नई तरह की चर्चाएं बिहार की राजनीति में शुरू हो गई है। अब दामाद आयोग बनाने की सलाह दी जा रही है, यानी कि कहा जाए तो परिवारवाद का काट अब महागठबंधन की तरफ से निकल गया है। जी बिल्कुल, सभा बिल्कुल सही कह रही हैं, और तेजस्वी यादव ने जो सवाल खड़ा किया है वो बिल्कुल सही सवाल है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव ने जो सवाल खड़ा किया, उन्होंने इशारे में यह भी कहा है कि हमारा परिवार ही हमेशा लोगों के निशाने पर रहता था, यानी एनडीए के निशाने पर हमेशा मेरा परिवारवाद ही लोगों को दिखता था। लेकिन आज क्या हो रहा है? बिल्कुल सही सवाल उन्होंने उठाया है। अगर जीतन राम मांझी अपने दामाद को आयोग में जगह देते हैं, अशोक चौधरी अपने दामाद को आयोग में जगह देते हैं, या फिर रामविलास पासवान के दामाद को अगर जगह मिलती है, तो इसका मतलब क्या है? आपके पार्टी में और कोई नेता नहीं है जो डिजर्व कर सकता है? क्योंकि आपके घर के कई लोग पहले से पॉलिटिक्स में, अगर जीतन राम मांझी की बात करें तो निश्चित तौर पर उनके बेटे उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जीतन राम मांझी खुद संयोजक हैं। उनकी बहू को विधानसभा का टिकट मिला था, वो जीती हैं, वो अब विधायक हैं। अगर रामविलास पासवान या चिराग पासवान की बात करें तो आप देखेंगे कि उनके जो बहनोई हैं चिराग पासवान के, वो सांसद हैं। और इसके पहले निश्चित तौर पर चाहे पशुपति पारस हो या जो छोटे भाई थे रामविलास पासवान के, वो भी थे। जो भतीजे प्रिंस हैं वो भी सांसद हुआ करते थे। तो निश्चित तौर पर ये प्राइवेट लिमिटेड, या यूं कहें कि ये फैमिली की पार्टी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा, चाहे रामविलास पासवान की पार्टी हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हो या फिर आरजेडी हो। तो एक के ऊपर एक आईना दिखा रहे हैं ये। अगर इनको बोला जा रहा है कि आपने बना दिया, तो उन्होंने रामविलास पासवान के तरफ से या जीतन राम मांझी के तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपने क्या किया, आपने भी तो वही काम किया था। तो दोनों तो वही काम कर रहे हैं, वो चाहे रामविलास पासवान की पार्टी हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हो।
बिल्कुल। और बदले में अगर ये कहा जा रहा है कि डिजर्व करते हैं, तो डिजर्व तो बाकी लोग भी करते हैं ना, जो सालों से आपके पार्टी का झंडा ढो रहे हैं, झोला ढो रहे हैं, वो भी तो डिजर्व करते हैं। आप उनको भी तो मौका दे सकते थे, लेकिन बिल्कुल। आपने उनको मौका नहीं दिया। आपको केवल परिवार दिखाई दे रहा है कि पहले परिवार के लोगों को सेट कर दे, फिर बाकी लोगों को मौका देंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव है दीपक कुमार, उनकी पत्नी को जगह दी गई आयोग में, क्या जरूरत थी? आपके पति पहले से बिहार सरकार में है और इतने बड़े पद पे है, तो फिर पत्नी के आने की क्या जरूरत थी? और उसके पीछे ये तर्क देना कि मेरी पत्नी डिजर्व करती है, तो फिर जब उनका जो जारी किया गया था उसमें पति का नाम क्यों था? क्यों पिता का नाम दिया गया? जी, केवल छुपाना मकसद था, पहचान छुपाया जाए, लोगों को पता न चले। लेकिन उसके बाद भी खबर है, अगर इस तरीके की होगी तो निश्चित तौर पर वो सामने आएगी, थोड़े दिन के बाद ही सही, लेकिन सामने जरूर आएगी। तो आज आई है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। तो तेजस्वी यादव का ये कहना था कि मुख्यमंत्री जो है वो अचेत अवस्था में चले गए, क्योंकि पहले खुलेआम ऐसा नहीं होता था। यहाँ नेता के साथ साथ जो अधिकारी हैं वो भी मनमानी कर रहे हैं, वो भी अपने लोगों को, अपने रिश्तेदार को सेट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता है कि कोई एक दूसरे को आईना दिखाने की जरूरत है, सभी लोग वही काम कर रहे हैं। आरजेडी ने कुछ दिन पहले किया था, और अब जीतन राम मांझी की पार्टी हो या फिर जदयू हो या फिर रामविलास पासवान जी की पार्टी हो, सब लोग यही कर रहे हैं। उनको मौका मिला है, उनको लग रहा है कि चलो चुनाव के पहले रेवड़ी बांटी जा रही है सरकार के तरफ से, तो अपने लोगों को सेट कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी जो है इससे अछूता है, और बिहार में परिवारवाद की बात कहना ही मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी जो पॉलिटिकल पार्टी है सभी इसमें शामिल। बिल्कुल। चलिए ठीक है सौरभ जी। जी बिल्कुल। हमारे साथ सबसे पहले तो जो हम पार्टी के प्रवक्ता हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम उनका राय जानेंगे। ये बताइए मुझे कि आपने बोला कि डिजर्व करती थी, डिजर्व करते थे। विजय जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ। विजय जी, आपने बोला कि डिजर्व करते थे जीतन राम मांझी के जो दामाद थे, इसीलिए उनको बना दिया गया। क्या आपको नहीं लगता कि आप भी डिजर्व कर सकते थे? आपके कई कार्यकर्ता और नेता जो हैं इस आस में बैठे हुए हैं कि पार्टी के तरफ से कुछ तो उन्हें मिलेगा, कभी तो उन्हें मिलेगा, तो उनका मौका कब आएगा? अगर परिवारवाद ही सेट होते रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी की कई बेटियां भी है, आने वाले दिनों में वो भी आएंगी पॉलिटिक्स में। देखिए, मुझे आने की बात जहाँ कह रहे हैं, तो मुझे तो आना ही नहीं था कि कोई मैं बोर्ड रूम में मुझे नहीं जाना, मुझे राजनीति करना, स्वच्छ राजनीति करना है। लेकिन जो बोर्ड में जाने के मतलब जिन लोगों को बनाया गया आपको लगता है सही है? दिल पर हाथ रख के बोलिए। एकदम निश्चित। देखिए, जो भी पार्टी में थे तो लंबे समय से काम करते आ रहे थे, किसी को तो पता नहीं, मुझे तो कभी काम उनके दामाद का, जीतन राम मांझी के दामाद का काम तो कभी दिखा नहीं। मैं तो अक्सर आपके पार्टी के हर आयोजन में शामिल होता हूँ, यदा कदा उनके दामाद जो हैं देवेंद्र मांझी, वो दिखते हैं मुझे। वो तो फिल्म की शूटिंग करते हैं, वो तो फिल्म कर रहे थे, अभिनेता बन गए थे, और पता नहीं उन्होंने क्या क्या किया है। अचानक आप ये कह देते हैं कि वो डिजर्व करते हैं, और 16 साल से 15 साल से पार्टी को चला रहे थे, काफी मेहनत कर रहे थे, तो पार्टी ने उनको इनाम दिया। देखिए, पिछले बार चुनाव लड़े थे, बहुत चुनाव हारे थे, और हमारे पार्टी में टेक्निकल सेल सब वही चला रहे हैं, सब चीज वही करते हैं, जो डिजर्व करते हैं। देखिए, वो तो फिल्म भी कर रहे थे ना विजय जी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो तो हमको लगता है 1-2 फिल्म भी कर चुके हैं। अब पता नहीं टेक्निकल कहाँ से वो चला रहे थे, कहाँ से ऑपरेट कर रहे थे। ये करना कोई विवाद थोड़े है। आदमी को तो हर फॉर्मूला होना चाहिए, हर काम करना चाहिए, जब जैसा तब तैसा, नहीं तो फिर मर्द कैसा। इसलिए कैरियर तो एक ही होता है ना विजय जी, सीरियसनेस तो एक ही कैरियर में दिखना चाहिए ना।
अगर एक आदमी 10 काम करे तो उसका सीरियसनेस तो कहीं नहीं दिखेगा। एक आदमी 10 काम जब तक नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। आप एक ही काम पर रहेंगे तो आप शिथिल हो चलिए, आपको जाएंगे। लगता है कि सही था उनका बनाना, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, उसमें कोई परिवारवाद की बात नहीं है, वो डिजर्व करते थे इसीलिए बनाया गया। एकदम अब बिल्कुल। आगे भी आप लोग चिल्लाएंगे लालू प्रसाद यादव के परिवार पर? चिल्लाने या न चिल्लाने की बात, आज तो तेजस्वी यादव नहीं, आरोप लगाएंगे। अगर आप भी वही काम कर रहे हैं, आरजेडी भी वही काम कर रही है, तो वो तो फिर मुद्दा ही नहीं रहा। नहीं, ये आरोप लगाने के बाद ये लोग तो खुद हल्ला करते हैं। ये लोग तो आरजेडी वाले खुद हल्ला करते हैं। मतलब शांत रहना चाहिए उनको भी और आपको भी। ये नहीं, मतलब परिवारवाद का मुद्दा ही नहीं उठना चाहिए। आरजेडी को पच नहीं रहा कि दलित को कैसे बना दिया है, दलित को उत्थान ये कैसे दलित की बात नहीं है विजय जी, इसमें दलित की बात ही नहीं है, इसमें दलित का मैटर ही नहीं है, ये परिवारवाद की बात है, ये दलित की बात ही नहीं है। बेवजह मतलब कुछ शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए राजनीति करने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि जो कांग्रेस के प्रियंका गांधी के हस्बैंड वाड्रा साहब को अपनी बात कीजिए विजय जी, अपनी बात कीजिए, पहले अपनी बात कीजिए। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। देखिए, कोई हक नहीं है किसी के ऊपर सवाल खड़ा करने का आप लोगों को, आप भी वही काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसी बात तो नहीं है कि हम भी वही काम कर रहे हैं। हम लोग आरजेडी नहीं हो सकते, एनडीए गठबंधन नहीं हो सकते कि परिवारों की पार्टी हो हम लोग की। नहीं, परिवार की पार्टी है। देखिए, जीतन राम मांझी के परिवार के 4 सदस्य अभी प्रमुख पद पर हैं। 4 सदस्य स्ट्रगल करके आए हैं, स्ट्रगल कर रहे थे। उनकी बहू कहाँ स्ट्रगल की, आप बताइए मुझे, उनके दामाद ने कहाँ स्ट्रगल किया? देखिए, सबको बता दीजिए। के बहू ने जिस वक्त संतोष सुमन जी से शादी नहीं हुआ था तो और यदि वार्ड पार्षद थे, और वार्ड पार्षद होते हुए अपने गांव में कार्यकर्ता के काम करते, घर घर गरीबों के यहाँ जाकर उस दुख दर्द में शामिल हुआ करती थी। ये तो चलिए, ठीक है रंजन जी, मुझे ये बताइए, आपको लगता है बिल्कुल सही था स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में अगर अध्यक्ष बनाया गया? तो ये बिल्कुल सही है, ये इसमें परिवारवाद की कोई बात नहीं है, वो डिजर्व करते हैं। और आपकी जो पार्टी है वो परिवारवाद से बिल्कुल उल्टा सोचती है। आपकी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। बिहार में अगर परिवारवाद अगर कहीं है तो वो केवल आरजेडी में है। रामविलास पासवान जी के दामाद सौरभ भाई 2 मिनट के लिए मुझे विजय जी, हाँ, रंजन जी बताइए। सौरभ भाई देखिए, आप इस तरह की जो बातें कर रहे हैं तो मतलब ठीक है, आप पत्रकार हैं, निष्पक्षता से क्वेश्चन उठा सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, लेकिन एक एक व्यक्ति का, जैसे जहां तक मेरे पार्टी की बात है, आप देखे होंगे कि मृणाल जी, जिनको अनुसूचित जनजाति का आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, हमारे मृणाल जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, पिछले 20 साल से पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं। खासकर पिछले 5 साल में जिस तरीके से आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी पुनः स्थापित करके और जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़े हैं, उसमें उनका रात दिन का योगदान रहा है। एक एक दिन का फुटेज हमारे पास है। और आप आए और होंगे कोई कार्यकर्ता और कोई नेता नहीं था रंजन जी। एक मैसेज आता बहुत अच्छा, अगर दूसरे को जगह देते तो मुझे लगता है कि आज जो विवाद हो रहा है वो विवाद भी नहीं होता और पार्टी के तरफ से एक बड़ा मैसेज जाता लोगों के। ये चयन करना हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके विशेषाधिकार है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आदरणीय मृणाल जी जो हमारे पार्टी में सेवा तो दे ही रहे थे, उससे पहले उनकी पृष्ठभूमि देखिए, वो पढ़े लिखे, काफी सक्षम और एक सरकारी महकमे में किसी उच्च पद पर रहे हुए व्यक्ति हैं। इकलौता नेता बचे थे मृणाल जी जो पढ़े लिखे और उच्च कोटि के नेता थे, इकलौता थे आपके पार्टी में।
खासकर मैं और सौरभ भाई एक चीज बता दूं, हमने ऐसे पार्टी ऐसी चीजों से हम लोग नहीं समझौता करते कि जब 25 जुलाई 1997 को आदरणीय राबड़ी देवी जी को जब मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया गया था, तो क्या उस समय में बिहार विधानसभा में मौजूदा विधानसभा में आप अपनी क्या बात योग्य कीजिए ना, नेता आप नहीं अपनी थे? बात कीजिए। इस समय आरजेडी नहीं के तो बारे में तो मैं कह ही रहा हूँ कि परिवारवाद की पार्टी है, परिवारवाद का आरोप लगता आ रहा है। तो सौरभ भाई जो लोग आरोप लगा रहे हैं उसको तो उसके गिरबान में झांकवाना पड़ेगा ना। वो बिल्कुल नहीं झांकना झांकते। चाहिए, आपको भी झांकना चाहिए, जब आपको भी झांकना जब चाहिए, जब आपको भी मेंबर ऑफ झांकना चाहिए कि जब आप भी किसी के ऊपर परिवारवाद का कम से कम आरोप ना लगाएं। जब जब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली का जो स्पेलिंग नहीं लिख सकता है महिला, आदरणीय राबड़ी देवी जी जब बिहार विधानसभा का एक्स चलिए वाई रंजन जी, जेड कुछ ठीक है। नहीं जानते थे, आरजू खान उस ये समय बताइए, तो आरजू उसको खान, परिवारवाद ठीक है इसको ठीक है कहते हैं। ठीक है पहले तो हमें ठीक है परिवारवाद को रंजन जी, सौरभ भाई बात समझना पड़ेगा ना। ठीक परिवारवाद ठीक किसको है कहते ठीक। हैं? अगर एक अगर एक क्रिकेटर का बेटा अच्छा क्रिकेट खेलता है, इस वजह से अगर उसको एक क्रिकेट घर में में सिलेक्शन कर दिया जाए, तो मुझे नहीं देखिए, लगता है कि अच्छा परिवारवाद के ये श्रेणी में आता क्रिकेट है। सौरभ जी नहीं अगर है ये चुप रंजन रहे जी, तो मैं ये जवाब दूंगा। क्रिकेट नहीं है, ये ये प्रतिभा है। राजनीति है। इसमें अगर ये अच्छा चुप खेलने रहेंगे तो की मैं जवाब जरूरत दूंगा। नहीं है। रंजन अगर जी किसी एक मिनट, जी राजू खान एक रंजन जी जी, ये क्रिकेट नहीं है, ये राजनीति है। इसमें नहीं नहीं, अच्छा मैं खेलने की एग्जाम्पल जरूरत दिया, नहीं मैंने है। आपको इसमें एग्जाम्पल अपने दिया। परिवार को सेट करने की जरूरत है। ये अगर गलत अगर एक एग्जाम्पल आप व्यक्ति दे में रहे हैं, अगर ये एक व्यक्ति गलत ने किसी एग्जाम्पल पद आप को मैं कह अगर रहा हूं, किसी व्यक्ति मैं कह रहा हूं ये क्रिकेट नहीं है। इसमें अच्छा खेलने की आपको जरूरत नहीं है। क्रिकेट में अगर आप बुरा खेलेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। राजनीति में आपकी पार्टी, आपके घर की पार्टी है। बस आप रहें, आप सेट हो गए, आप विधायक बन गए, आप सांसद बन गए, आप आयोग के अध्यक्ष बन गए, आपका कैरियर सेट हो गया, बस बात खत्म है। आपको फिर कौन हटाएगा? जब तक अच्छा सरकार जवाब दे आपकी दूं? रहेगी, आप सौरभ बने भाई जवाब रहेंगे। दे दूं? और सौरभ भाई एक जवाब मिनट, दे दूं? रंजन इस पर जवाब रंजन जी एक मिनट, आपके पास आएंगे फिर आरजू खान सर, से बात एक कर लेते हैं। एक आरजू मिनट खान, के लिए जवाब ले लीजिए आप अपना। जी अरे जी जब आपने जी, सुन तो बोलिए क्वेश्चन लीजिए। बोलिए। उठाए तो जवाब जी ले अगर लीजिए। एक मिनट, मैं आरजू सौरभ खान भाई चुप मैं हो ये जाइए। कहना चाहता हूँ, अगर किसी ठीक है आपने कहा क्रिकेट क्रिकेट नहीं है, ये कलात्मक जगह नहीं है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि रोहिणी आचार्य जी को जनता बार बार नकार रही है, आदरणीय मीसा भारती जी को बार बार रोहिणी जनता ने आचार्य ने नकारा, कितने बार पुनः चुनाव फिर लड़ा? से उसको रंजन फिफ्थ जी, ग्रेड पे टिकट रोहिणी दिया गया। आचार्य ने कितनी बार चुनाव लड़ा? एक बार। मीसा भारती एक जी बार ने वो कितनी बार चुनाव लड़ा? हारी, मीसा भारती तो जी वो ने फिर कितनी बार जीती, लड़ा? 2 बार हारी, 1 बार जीती। तो दो बार हारने के बाद पुनः वो परिवारवाद की सौरभ जी पार्टी मुझे है जवाब देने रंजन जी, दिया मैं जाए। बोल रहा हूँ, तो सौरभ जी मुझे आरजेडी तो जवाब है। देने दिया एक जाए। तो आप भी डिसक्वालीफाइड एक्सेप्ट पीपल को, कीजिए, अगर एक आप भी डिसक्वालीफाइड पीपल को आप बार भी बार उसको स्वीकार लॉन्च कीजिए। करना, ये रंजन परिवारवाद जी, की श्रेणी में। वो परिवारवाद की पार्टी है, आप भी स्वीकार कीजिए कि आपकी पार्टी भी परिवारवाद है। आपकी पार्टी में भी हमारे यहाँ परिवारवाद है। योग्यता के आधार पर निर्धारण किया जाता है, जो योग्यता है उसके आधार पर निर्धारण किया चलिए जाएगा। ठीक है, आरजू खान जवाब दीजिए। देखिए ये अगर लाछन नेता लगाने के लिए प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं तो किस मुंह से लगा रहे हैं? मैं बता रहा हूं जिनके घर में ही पूरा ये फौज है नेताओं का, और आपकी पार्टी तो परिवार के नाम से ही चल रही है, उसके मुझे बाद जहां भी तक ये लगता आरोप। है मुझे जहां तक सौरभ जी लगता है कि आधे चीजों का आपने खुद खुलासा कर दिया है, आधे पे मुझे अब बोलना है। और ये लाछन लगाने के लिए जो बेशर्म सियासत कर रहे हैं ना रामविलास पासवान जी के, जो पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, ये संविधान को भी रोदने की काम कर रहे हैं। संविधान को रोदने का काम इस तरीके से कर रहे हैं कि एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, विधायक दल की बैठक होती है और विधायक दल का नेता चुना जाता है, तब कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई अपने आप नहीं बन जाता है। तो ये यानी कि संविधान को यहाँ पे ताक पे रख रहे हैं। ये इनके कहने का मतलब तो यही है। कैसे चुनाव और हुआ ये था मुझे डिजर्व, जानकारी है सर मुझे जानकारी है, मुझे अगर आप जानकारी बीच है में कैसे बोलिएगा, चुनाव हुआ। इंटरप्ट करिएगा तो मैं बैठ जाऊंगा। नहीं नहीं, आपसे मैं ज्यादा मुझे बेहतर बोलने आता है मुझे, आप खामोश होकर सुनिए। आप अच्छा वक्ता बेहतर हैं। वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। तो आप अच्छा श्रोता बनिए, अच्छा वक्ता आप अपने आप हो जाइएगा। मैंने एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया, आप भी सुन लीजिए। आपसे मेरी प्रार्थना है, विधायक दल के नेता पे भी आप उठा रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं, यानी कि आपकी मानसिकता यही है कि आपसे सवाल न किया जाए। और परिवारवाद सिर्फ आपको राष्ट्रीय जनता दल का दिखता है, जबकि आप खुद परिवारवाद के पोषक हैं। तो ये कैसी बेशर्म सियासत है? आप कहिए कि 14 करोड़ बिहारियों में कोई आपको बेहतर नहीं मिला,
इसलिए आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन दामादों को नियुक्त कर दिया आयोग के गठन में। आपको कोई नहीं मिला जनता दल यूनाइटेड के जो वर्किंग कमेटी के जो चीफ, जो अध्यक्ष जो थे, उनको आप, उनके दो दो बेटियों का आपने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया, कोर्ट में नियुक्त कर दिया उनको। डीके बोस जो कि खुद सरकार चलाते हैं, अपनी पत्नी का, अपने पति का नाम न लिख के अपने पति का नाम लिखते हैं, वो डिजर्व करते हैं, और बिहार की 14 करोड़ आवाम नहीं करती। रही बात आप कह रहे थे मीसा भारती के ऊपर, रोहिणी आचार्य के ऊपर, तो उनके संघर्ष को कैसे आप डिजर्व नहीं कर रहे हैं? जब आपका नेता एक दिन भी जमीन पे नहीं दिखता है, रोहिणी आचार्य आती हैं, बेबाकी से चुनाव लड़ती हैं और महज 10,000 के अंतर से इलेक्शन हार जाती हैं, वो डिजर्व नहीं करती हैं। जो दो बार पाटलिपुत्रा से जो चुनाव लड़ती हैं, जो आपके नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ लड़ती हैं और जीतती हैं, तो वो डिजर्व नहीं करती हैं। ये कौन सा मतलब दोहरा चरित्र है आपका? नहीं, परिवारवाद दोनों तरफ है अर्जुन खान, वही मैं कह रहा हूं कि अगर आपके तरफ भी परिवारवाद ही है, आपके तरफ भी परिवारवाद ही है। आपने कहा कि रोहिणी आचार्य आती हैं, मजबूती से चुनाव लड़ती हैं और 10,000 से कम वोटों से हारती है, लेकिन उसके बाद कहां चली जाती है? ये भी तो बड़ा सवाल है अर्जुन खान, लगातार ये भी बड़ा सवाल है। हर कुछ दिनों के बाद वो एक्टिव रहती हैं, हर कुछ दिनों के बाद। वही मैं कह रहा हूं, परिवारवाद आपके पार्टी में भी ज्यादा है, और उसके बाद भी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। सौरभ जी, जब ऐसी चीजें होंगी तो सवाल तो हम पूछेंगे, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो आप ये कहिए ना, आप अर्जुन खान ये कहिए कि मेरी पार्टी में परिवारवाद है, उसके बाद भी चूंकि औरों की पार्टी में परिवारवाद हो रहा है, इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूं। सौरभ जी, मैं बड़ी ईमानदारी से मैंने कहा कि ये कौन सा चरित्र है, ये कौन सा दोहरा चरित्र है कि राष्ट्रीय जनता दल का परिवारवाद? ठीक है, रोशन जी के पास और जो बिहार प्रदेश में जो अर्जुन खान की परिवारवाद की पार्टी है, जो रामविलास पासवान की पार्टी है, जो पशुपति पारस की पार्टी है, जो अशोक चौधरी की है, ठीक है, विजय सम्राट चौधरी की जो है, उनका परिवारवाद क्यों नहीं दिखता है? अर्जुन खान रोशन जी के पास आते हैं। रोशन जी ये बताइए, आप मुझे वीआईपी पार्टी से एक मिनट, अर्जुन खान एक मिनट, रोशन जी मुझे ये बताइए, आप युवा हैं, वीआईपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इन सब चीजों को देखकर लगता है कि आप लोगों का कभी नंबर आएगा या आप लोग नेता बनेंगे, आप लोगों को कभी टिकट मिलेगा? जो परिवारवाद आप दोनों तरफ देख रहे हैं, चाहे महागठबंधन की बात हो या फिर एनडीए की बात हो, ये सब देख के थोड़ा मन विचलित नहीं होता है? लगता है नहीं आप लोगों को कि पता नहीं मेरा नंबर कभी आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि आपके आगे पीछे तो कोई बड़ा नाम नहीं है। जी सौरभ जी, 2-3 बिंदु को थोड़ा सा हम क्लियर करना चाहेंगे आपको। सबसे प्रथम बिंदु, हम के जो हमारे भाई साहब हैं विजय यादव जी, मैं स्टेप बाय स्टेप आता हूँ, उसे आप जो पूछे हैं शायद बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। पहली चीज, इन्होंने एक चीज कहा था कि हम लोग राजनीति में जो आए हैं तो हमारा एकदम स्वच्छ राजनीति करने का इरादा है। आप इनको बोलिए कि एक बार दिल पे हाथ रख के बताएं, कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी दल में हो, वो राजनीति में अगर आए हो, उनकी कोई मंशा नहीं हो, कोई इच्छा नहीं हो? ये सरासर गलत चीज है। ये लोग इतना मतलब गलत बोलते हैं जिस चीज को कान भी स्वीकार नहीं कर पाता है। और दूसरी चीज, अभी रंजन जी के हम थोड़ा सा बात बड़ा गौर से इनका सुन रहे थे। बस एक मिनट समय, एक मिनट विजय जी, एक एक करके बोलिएगा, आपको भी बोल रहे थे, आपको भी समय देंगे विजय जी, बस आपकी बातों को हम जवाब दे रहे हैं। चाकू भोग रहा था, पता नहीं चला था। रंजन जी बार बार क्वालिफाई विजय जी, फिर अब आप बोलेंगे तो हम नहीं बोलेंगे, आप सुन लीजिए, जवाब बोले तो हम सुन। ये रंजन जी बार बार क्वालिफाई का बात कर रहे हैं कि जो क्वालिफाई कह दिया गया है। अरे हम आपको कहते हैं, आप किस क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं? आपके दल में जितने भी लोग हैं, आप जिस क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, और एनडीए वाले लोग खासकर बार बार कुछ भी सवाल इनसे पूछिए, अपोजिशन के लीडर होने के नाते, अपोजिशन के पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये हमारा हक है कि हम आपसे सवाल पूछे, क्योंकि आप सरकार में हैं। तो आप बार बार क्वालिफिकेशन पे जो जाते हैं, तो हम आपके एनडीए के जितने नेता हैं, हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी और मुकेश सहनी जी भी, हम चैलेंज करते हैं कि कभी गांधी मैदान में डिबेट आप कर लीजिए। क्वालिफिकेशन का जो आप लोग ये भूत जपते रहते हैं ना माला,
ये माला आप लोग को ये भ्रम उतर जाएगा आप लोग को कि क्वालिफिकेशन जो है ना, वो क्वालिफिकेशन सिर्फ बकने से नहीं होता है, क्वालिफिकेशन दिखता है सर, वो काम में दिखता है। आप चलिए अपने ठीक है, काम को ठीक है, गिनाइए ना। ठीक है रोशन जी। आप बिहार में इतने रोशन सालों जी से समय हैं की कमी है, जी। रोशन जी समय की कमी है, तो चर्चा को खत्म अभी करना सर हम पड़ेगा। लोग पूरे, सौरभ जी हम लोग पूरे जी जी निष्ठा के अपनी, साथ, हाँ आप जो अभी पूछे कि परिवारवाद से आपको क्या लगता है कि कभी आप लोग का नंबर ऐसा आएगा, हमारे दल और महागठबंधन में पहले क्या था क्या नहीं था, इस चीज पे ज्यादा हम टिप्पणी नहीं करेंगे। बट वर्तमान की जो स्थिति है, क्योंकि हम 15 साल 20 साल आगे आ चुके हैं, ये तमाम सारी चीजें आगे बढ़ चुकी है, और जब जब समय आगे जाती है तो लोग आगे की डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, ना कि पीछे के जाके उठाते हैं कि 2005 में ये ठीक था है, वो था। ठीक, तो अभी ये चलिए एकदम चलिए क्लियर ठीक है, है कि हम लोग मुझे पूरे समय की निष्ठा कमी के है, आपकी साथ, कमेंट हमारी बड़ी ठीक है, पार्टी सहयोगी के ठीक है, कहीं ठीक से है, कोई ये करना नहीं है। चाहूंगी। हम लोग को ठीक है, पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारे दल में ठीक और है, महागठबंधन में हम लोग को मौका मिलेगा, और एकदम मिलेगा, कहीं से कोई फुट चलिए नहीं है, ठीक है, 1% भी। ठीक है। सौरभ ठीक है, आपकी कमेंट ठीक है सौरभ जी रोशन मैं जी। जरूर कहूंगी, भोगा जाता था, समय की कमी एक अब बात और चुनाव समझिए। में आगे से खंजर भोगा जाएगा। विजय चलिए जी ठीक है समय की सौरभ, कमी है, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो सभा मैं शुरू में ही कह रहा था कि हमाम में सभी लोग जी दंगे, भले बात आरजेडी करे या फिर एलजेपीआर करे या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी करे या फिर जदयू करे, मौका मिलने पर सभी लोग सबसे पहले अपने परिवार को देखते हैं, वो चाहते हैं परिवार को सेट करें। लेकिन मुझे लगता है कि जदयू को तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीखना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे को जब चाहते, पिछले 20 सालों में जब चाहते वो अपने बेटे को सेट कर सकते थे, कहीं भी बिल्कुल जहां भी उनकी इच्छा हो जाती, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, वो मंत्री बना सकते थे, वो केंद्र में मंत्री बना सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनकी राजनीति ऐसी नहीं रही। लेकिन कई दलों में ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले केवल और केवल अपने परिवार को देखते हैं, उसके बाद वो अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर उनका ध्यान जाता है। जी। चलिए ठीक है सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात की जाए तो बिहार की राजनीति में अब दामाद पॉलिटिक्स, जमाई पॉलिटिक्स को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है, यानी कि ये राय दे दिया है कि अब नीतीश सरकार को भी जमाई आयोग बना लेना चाहिए। हालांकि आरजेडी पर लगातार परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, तो अब आरजेडी की तरफ से यानी कि तेजस्वी यादव की तरफ से सवाल एनडीए पर भी उठाया जा रहा है। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो अब दोनों की तरफ कहीं ना कहीं ज्यादा रिश्तों को अहमियत दी जा रही है। अब चुनावी साल है, आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, आप अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।